तो आज का जो आपका क्लास है वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्लास में से एक होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये एग्जामिनेशन के दौरान पूछा ही जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुए, नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके तहत किया गया, कौन इसको लीड किया, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन कौन सा राज्य से कौन कौन सा व्यक्ति इसको है ना लीड करता है। महात्मा गांधी भारत का पूरे केंद्रीय लेवल का क्या रहते हैं, नेतृत्व करता रहते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड करने वाला जो व्यक्ति होगा पूरे राष्ट्र स्तर पर वो कौन होंगे, महात्मा गांधी होंगे। लेकिन अगर राज्य स्तर पर बात करेंगे अलग अलग जगह पे, तो महात्मा गांधी सभी जगह पे नहीं है ना, तो कोई कोई स्पेशल व्यक्ति रहा होगा जो उस स्पेशल क्षेत्र में क्या किया होगा, गांधी जी के इस आंदोलन को बढ़ाया होगा, है ना। तो हम लोग समझने में प्रयास करते हैं समझने का कि आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों, इसका पृष्ठभूमि क्या है, क्या कारण ऐसे मतलब क्यों बन गया कि ऐसा क्या माहौल बना कि गांधी जी को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन करने पड़े। महात्मा गांधी को पता था कि जब तक ये आंदोलन करेंगे नहीं तब तक अंग्रेजी सरकार पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको मालूम हो कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किए थे, नहीं, और असहयोग आंदोलन में उन्होंने लक्ष्य लिया था कि एक साल के भीतर जो है भारत को क्या कर देना है, आजाद कर देना है। लेकिन एक बड़ी घटना घटती है, कौन सी, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसके वजह से महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे मरना पसंद है लेकिन हिंसा पसंद नहीं है, और वो उसको क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। इसलिए इस बार जो आंदोलन करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई गलती गांधी जी को बर्दाश्त नहीं है। यह आंदोलन जो करेंगे वो देश की आजादी के लिए होगा और उसके हित में होंगे, क्योंकि गांधी जी पीछे बार में समझ चुके हैं। देश के बड़े बड़े नेता गांधी जी का विरोध किए थे, आपको पता है ना। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ था तो देश के बड़े बड़े लोग जो है गांधी जी को क्या किए थे, विरोध किए थे, है ना। कुछ लोगों का कहना था कि गांधी बड़ी उत्तेजना के साथ जो है आंदोलन शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही समाप्त कर देते हैं, है ना। अलग अलग टिप्पणियां लोगों ने करा। तो हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है। पृष्ठभूमि क्या रहा है इसका, तो आपको पता हो कि 1929 में 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा, लाहौर अधिवेशन होता है। ये लाहौर जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, नहीं, और भारत पाकिस्तान का मैच शायद कल ही था ना जी, कौन जीता, इंडिया ही जीतेगा ना, और कौन जीत सकता है, इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। 1929 ईस्वी में क्या हुआ था बताओ, लाहौर अधिवेशन हुए थे। नाम से ही पता चल रहा है कि यह अधिवेशन कहां हुआ था, यह अधिवेशन कहां हुआ था, लाहौर, पाकिस्तान नहीं, वो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस समय तो भारत ही था ना। स्थान कब रहा बताओ, कहां रहा, लाहौर। और समय क्या रहा, तिथि कब रहा, साल कब रहे हैं, वर्ष कौन सा रहा, 1929। अध्यक्ष कौन सा रहा, अध्यक्ष का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के इस अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार को ये चुनौती दे देते हैं कि भाई साहब तुम एक साल के अंदर भारत को क्या कर दो, आजाद कर दो। यही वो अधिवेशन था, सुनते रहिए ध्यान से, यही वो अधिवेशन था जिसमें क्या किया गया, तो पूर्ण स्वराज की क्या की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। और एक डेट घोषित किया जाता है कि एक साल के अंदर यदि आप भारत को क्या कर देते हैं, आजाद कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किए तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी एक चौराहे पर गली कुची में, है ना, क्या फहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, झंडा उत्तोलन किया जाएगा। एक जगह पर भारत के कोने कोने में, भारत के चौक चौराहे पर क्या फहराएंगे हम लोग, बताइए, हम लोग तिरंगा झंडा फहराएंगे और तिरंगा झंडा फहराकर देश की आजादी का जश्न मनाने लगेंगे हम लोग। किसका कहना था ये,
जवाहरलाल नेहरू का कहना था। डेट कौन सा डिसाइड हुआ? 26 जनवरी 1930, 1930 ईस्वी में। ड्यू टू दिस रीजन, है ना, यही कारण है कि संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को ही। इतिहास का डेट है ना, रख लिया गया। हालांकि आपको मालूम हो कि संविधान का निर्माण कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। यहां तक कि कुछ जो इसके आर्टिकल्स हैं वो लागू भी किए गए थे। लगभग 16 आर्टिकल जो है लागू किए गए थे। कौन कौन सा आर्टिकल लागू किया गया था, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में ये बताया जाएगा, है कि नहीं। तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, तो ये 26 जनवरी का डेट क्यों महत्वपूर्ण हो गया, अब आपको पता हो गया होगा। नहीं, ये डेट को रोक के 26 नवंबर 1949 के टाइम को रोक के कब लागू किया गया फाइनली? 26 जनवरी। तो रीजन क्या रहा आप समझ रहे होंगे। अब सुनिए मेरी बात। अंग्रेजी सरकार जैसे कि आप जानती हैं कि एकदम से लाचार है, वो तो करेगा नहीं आजाद। वो तो भारत के प्रति ऐसा कोई भावना रखता नहीं है। वो तो चाहता है कि हमको जो है वर्षों वर्षों तक जो है ना, हजारों वर्ष तक हम भारत पर क्या करते रहें? शासन करते रहें। वो क्यों आजाद करेगा भारत को? तब क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 के ठीक 4 दिन बाद, कितने दिन? ठीक 4 दिन बाद महात्मा गांधी जो है भारत के वायसराय को एक चिट्ठी लिखते हैं। महात्मा गांधी कोई भी काम जब करते हैं तो वो लिखित रूप में, कानूनी रूप से कोई मांग रखेंगे अंग्रेजी सरकार से, और जब वो मांग आप नहीं पूरा करिएगा तब ना आंदोलन करेंगे। बताइए, आंदोलन ऐसे कैसे करेंगे? आज चाहे आज ही आंदोलन कर देंगे? नहीं। बाय द वे, हम लोग अगर चाहेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी विद्यालय में भी अच्छा पढ़ाई लिखाई हो सके, कुछ ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पे कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है ना, ढंग का पढ़ाई नहीं कहा जा रहा है। शिक्षक के होने के बावजूद भी, अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक की नियुक्ति होने के बावजूद भी वहां की व्यवस्थाएं क्या है? लचर पचर है, छात्र वहां नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन करने के पहले उस विद्यालय को, है ना, उस विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, इस समस्या को ठीक कर दीजिए, वरना अगले दिन ही हम लोग पूरे गांव वाला मिल करके इस स्कूल में ताला लगा देंगे और आप लोग को पढ़ाने नहीं देंगे। तो ये आंदोलन करने का तरीका हुआ। पहले उस व्यक्ति को बताएंगे कि ऐसी समस्या है। तो गांधी जी ने भी सोचा, गांधी जी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। 4 दिन बाद, यानी कौन सा तारीख को बताओ जल्दी से? 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी ने भारत के वायसराय का नाम याद कर लो। उस समय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन को 30 जनवरी 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखते हैं, है ना, एक पत्र लिखते हैं जिसका प्रकाशन, गांधी जी के इस पत्र का प्रकाशन, गांधी ने क्या लिखा बताओ? गांधी ने क्या लिखा? गांधी ने लॉर्ड इरविन को क्या लिखा? गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि ऐसा करिए, हमारा कुछ मांग है, 11 सूत्रीय मांग, उसी मांग को कहते हैं। गांधी के इसी मांग को क्या कहते हैं? 11 सूत्रीय मांग। उन्होंने 11 पॉइंट दिए लॉर्ड इरविन को लिखकर कि इन सारे चीजों को तुम मानो, भारत के हित में है ये काम, और अगर तुम नहीं मानोगे तो बस हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो ये कारण बन गया, है ना, ये पृष्ठभूमि बन गए कि 11 सूत्रीय मांग लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं माना गया भारत में, है ना। तब महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नहीं, 1-2 मांग नहीं रखे उन्होंने। गांधी जी बड़ा तेज थे दिमाग से। उन्होंने अगर एक मांग रखा होता तो अंग्रेजी सरकार क्या करी होती? मान जाती, है ना। एक मांग अगर किसी से रखेंगे हम लोग और उसको बोलेंगे कि ये बात मानो, और नहीं तो एकदम कस के तुम्हारा विरोध होगा, तो वो आदमी क्या करेगा? मान जाएगा, है ना। तो गांधी जी बोले नहीं, एक नहीं, 11 अलग अलग मांग होगा, और वो 11 अलग अलग मांग तुमको पूरा करने पड़ेंगे। गांधी को पता था कि लॉर्ड इरविन ये नहीं कर पाएगा, है ना, और हमको मौका मिलेगा कौन सा आंदोलन करने का। और इस बार तो इतना तगड़ा और तेज आंदोलन होगा, है ना, कि अंग्रेजी सरकार को हम लोग जो है ना यहां से निकाल ही देंगे और भारत को आजाद कर देंगे, है ना। तो आप ध्यान रखो, 30 जनवरी को एक लेख छपता है, महात्मा गांधी का एक पत्रिका निकलता है, महात्मा गांधी का एक पत्रिका है, याद कर लो उस पत्रिके का नाम क्या है? यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। किसकी पत्रिका है ये बताओ?
किसकी पत्रिका है ये? महात्मा गांधी का ये पत्रिका है। और इसी पत्रिका में ये छापा जाता है गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग, है ना। 11 सूत्रीय मांग को लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। लॉर्ड इरविन को कोई मतलब नहीं था, भारत का वायसराय था, बहुत बड़ा अधिकारी था, है ना। वो ऐसे ऐसे मांग को क्या करता है? दरकिनार कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन आपको मालूम हो कि गांधी के बात को नजरअंदाज करना ये कितना भारी, है ना, नुकसान सहना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अंग्रेजी सरकार को, है ना। गांधी है भाई, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि तुमको कोई चिट्ठी लिखा है। ये वो व्यक्ति है ना, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पीछे 4-5 को बड़े आंदोलन करे और उसने विजय प्राप्त हुआ। आपको मालूम हो कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी को सफलता मिली नहीं, और उसके साथ साथ खेड़ा आंदोलन में गांधी को सफलता मिला, अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी को क्या मिला? सफलता मिला, असहयोग आंदोलन में गांधी को सफलता मिला नहीं। तो गांधी अब कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। लॉर्ड इरविन उनको ना समझने की बहुत बड़ा भूल कर देता है ना। गांधी ने 2 मार्च को फिर से, गांधी बहुत नियम से चलने वाले व्यक्ति हैं। यदि गांधी का कोई व्यक्ति विरोध करता है तो वो गांधी को जानता नहीं है। 2 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने फिर से लॉर्ड इरविन को क्या किया? याद दिलवाया। लॉर्ड इरविन को इस बार क्या लिखा? इस बार उसके पते पर, है ना, अपना पत्र लिख करके क्या करवाया? भेजवाया। 11 सूत्रीय मांग को लिखकर इस बार जो है उसके पता पर भिजवाया। नहीं कि हो सकता है कि भारत का ये वायसराय लॉर्ड इरविन बड़ा व्यस्त रहा होगा और इसी व्यस्तता के कारण शायद से वो यंग इंडिया में लिखा हुआ लेख को नहीं पढ़ पाया होगा, है ना। कोई अधिकारी उसको नहीं बता पाया होगा, इसलिए इस बार हम क्या करते हैं? हम जो है इसको पत्र लिख के भेजवाते हैं, है ना। तो अब हम आपको बताएंगे, पहले यहीं पर बताएंगे कि ये 11 सूत्रीय मांग क्या है। पहले ये समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ये 11 सूत्रीय मांग क्या है? गांधी ने कौन कौन सा मांग रखा भाई? गांधी ने कौन कौन सा मांग रखा, है ना। तो ये जानने का प्रयास करेंगे। ये आपको पढ़ना भी है, सिलेबस में भी है आपका, तो आप याद कर लो फटाक से कि 11 सूत्रीय मांग क्या है। एनीबॉडी आस्क्ड टू यू व्हाट डू यू नो अबाउट 11th फॉर्मूलाज क्या है गांधी का, है ना। 11th फॉर्मूलाज डिमांड क्या है, 11 सूत्रीय मांग क्या है। तो आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा आराम कर देते हैं कि गांधी का ये मांग 3 अलग अलग प्रकार से था। क्या था? 3 अलग अलग प्रकार से था। पहला क्या था? आम आदमी के हित में। किसके? आम नागरिक के हित में गांधी ने आम नागरिक के हित में गांधी ने 6 मांग रखा। आम नागरिक के हित में गांधी ने कितने मांग रखा? 6 मांग रखा। और भारत के पूंजीपतियों के लिए हित के लिए गांधी ने 3 मांग रखा। कितने मांग रखा? 3 मांग रखा। और भारत के किसानों के लिए, कृषक वर्ग के लिए गांधी ने कितने मांग रखे? तो 2 मांग रखे। तो टोटल कितना हो गया? 6 3 9 और 2 11। बताओ, 11 सूत्रीय मांग को गांधी ने 3 अलग अलग आधार पे रखा। हम आपको ये कैटेगराइज करके बता रहे हैं, किताब में ऐसी बातें नहीं है। याद करने में आपको क्या होगा? आसान होंगे कि वो 11 मांग कौन सा था। तो 6 आम नागरिकों के हित में था, 6 आम नागरिकों के हित में थे। और 3 क्या था बताओ? तो 3 पूंजीपतियों के हित में था। और 2 किसके हक में था? 2 कृषक के हक में था। तो ये 6 3 9 और 2 11 मांग क्या थे? तो आइए आपको बताते हैं कि ये पहला मांग गांधी ने क्या रखा। गांधी ने कहा, याद करते चलिए आप, गांधी ने कहा कि सेना के ऊपर जो आप व्यय कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, है ना, सेना के ऊपर व्यय को 50% क्या किया जाए? 50% क्या किया जाए? कम किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं आप। भारत की वस्तुओं को बेच के, है ना, भारत की वस्तुओं को बेच के और भारत की चीजों को छीन करके जो पैसा आपको जमा कर रहे हैं, वो पैसा आप कहां खर्च कर रहे हैं? अपने सेना पर खर्च कर रहे हैं, ब्रिटिश सेना पर खर्च कर रहे हैं। और वो फिजूल खर्चा है। इससे भारत की व्यवस्था क्या हो जाएगी? अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप सेना के ऊपर व्यय को क्या कीजिए बताइए? 50% कम कीजिए। तो ये आम नागरिकों के हित में रहा। दूसरी बात गांधी ने क्या कहा? कि पूरे देश में, है ना, पूरे देश में पूर्ण रूप से नशाबंदी लागू हो। क्या लागू हो? नशाबंदी क्या हो? लागू हो, है ना। नशाबंदी, शराब को पूर्ण रूप से बैन कीजिए। न केवल शराब का, इन्होंने शराब की बात ही नहीं करा है, क्या करा है? नशाबंदी।
यानी उसी में जितना तरह का आ जाए। वर्तमान समय में तो 1000 प्रकार के नशा है, नहीं फेमस वाला में ज्यादातर हो जाता है शराब, सिगरेट, नहीं और ऐसे अन्य कई तंबाकू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट सब है। तो ये सब चीज को अफीम, चरस, गांजा ये सबको क्या कीजिए आप बंद कीजिए, पूर्ण रूप से बंद कीजिए, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस देश में, भारत में नशाबंदी पर जोर देने वाला जो व्यक्ति था वो पहली बार कौन था? महात्मा गांधी थे। और आपको मालूम हो कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी इस बात को क्या किए? पूरा किए, है ना। और बिहार में पूर्ण रूप से, है ना, नशाबंदी का ऐलान किए, न केवल ऐलान किए बल्कि इस पे कानून बना दिए। बिहार के लोगों का कहना होता है कि ये केवल नाम का बंद है, बिक रहे हैं चारों तरफ। तो क्या नहीं बिक रहा है बताइए? जहर भी बिक रहे हैं। कानूनी रूप से बंद है ना। अब आदमी ही लुच्चा लखेरा हो जाए, अधिकारी ही बेकार हो जाए तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? चोरी के बेचे जा रहे हैं, पीने वाले लोग उसको खरीद रहे हैं, आम नागरिक का भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, कि नहीं है? सरकार ने जो नियम कानून लगाया उसको मानने का आपको हक है कि नहीं है? अधिकार है ना आपके? हाँ चलिए मानिए कि नहीं पूर्ण रूप से बंद है जब हम, तो हम क्यों इस तरह का काम करेंगे? तो ये पूर्ण नशाबंदी की बात कर दी गांधी ने। तीसरी बात में गांधी ने क्या कहा? पहले तो सेना के ऊपर व्यय को 50% कम कर दिया। पूरे देश में पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? नशाबंदी होना चाहिए। राजनीतिक कैदियों को रिहा करिए। क्या कहना था इनका? राजनीतिक भारतीय कैदियों को क्या कीजिए? क्या कीजिए? रिहा कीजिए। हाँ, जो हत्या के मामले में जो गया है, हत्या के जुर्म में गया है, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप बंद करके रखिए। लेकिन ये राजनीतिक मामला, आंदोलन कर रहा है, उसमें से उठा के आप जेल में भर दिए, उन्होंने कोई गलती नहीं किया है ना। तो ऐसे चीजों को भी आप क्या कीजिए? ऐसे बंदियों को क्या कीजिए? ऐसे कैदियों को क्या कीजिए? आप बताइए, रिहा कीजिए, है ना। गांधी का ये तीसरा मांग था। ऐसे बंदियों को क्या करना है आपको? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना है। ये गांधी का क्या हो गया? तीसरा मांग हो गया, है ना। गांधी ने कहा कि शस्त्र कानून को परिवर्तन कीजिए। शस्त्र कानून में क्या कीजिए बताइए? शस्त्र कानून में क्या करना है आपको? तो शस्त्र कानून में परिवर्तन लाइए और भारतीय को शस्त्र रखने का इजाजत दीजिए। ये क्या तरीका है कि केवल और केवल अंग्रेजी सरकार के आदमी, अंग्रेज व्यक्ति ही रखेंगे शस्त्र को, और भारतीय तो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी नहीं रख पा रहा है। इसमें आप क्या रखिए? इसमें आप क्या कीजिए? बदलाव कीजिए। इसमें क्या कीजिए? आप बदलाव कीजिए। गांधी का चौथा बात था, है ना। गांधी ने कहा कि शस्त्र विधेयक लाइए, कानून विधेयक लाइए, शस्त्र विधेयक लाइए, और विधेयक ला करके भारतीय को शस्त्र रखने का क्या दीजिए? इजाजत दीजिए, है ना। गांधी ने कहा कि डाक बिल पास कीजिए, डाक बिल, है ना। ये पोस्ट ऑफिस में जो है, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा गड़बड़ी हो रहा है, धांधली हो रहे हैं, तो डाक बिल को क्या किया जाए? डाक बिल को क्या किया जाए बताओ? डाक बिल को पास किया जाए, डाक बिल लाया जाए भारतीयों के हित में। भारतीय के हित में क्या लाया जाए? डाक बिल लाया जाए। तो आप ये 5 और ये 6वां देखिए, सेना के ऊपर तो पहले व्यय को कितना कम कीजिए? 50%। पूरे देश में पूर्ण रूप से क्या कीजिए? नशाबंदी लागू कीजिए, है ना। तीसरा हमारा जो है वो राजनीतिक कैदियों को रिहा कीजिए, और उसके बाद हमारा शस्त्र कानून में परिवर्तन कीजिए। डाक बिल को पास कीजिए, और यहाँ पे यही वाला बात है कि शस्त्र विधेयक लाइए, शस्त्र विधेयक को पास किया जाए, और फिर जो है भारतीय को जो है शस्त्र रखने का क्या किया जाए? अधिकार दिया जाए, है ना। अब हम लोग पूंजीपतियों की बात करें, अगर पूंजीपतियों को तीन बड़े अधिकार की मांग की है गांधी ने कहा तटधर नियम लाओ। क्या लाओ? तटधर नियम। ये तटधर नियम क्या है तो समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत के जो हमारा ये कोस्टल एरिया है, आपको पता होगा ये भारत का क्या है? कोस्टल एरिया है, मालूम है ना आपको। इधर के जो राज्य है हमारा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ये जो राज्य है हमारा क्या है? ये राज्य जो है हमारा वो कोस्टल राज्य है ना। ये समुद्र के किनारे पड़ता है, और समुद्र की एरिया में इसको व्यापार करने का क्या दीजिए? छूट दीजिए। तो आप दे ही नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को आप तटधर नियम ला करके उसको बिजनेस करने का क्या दीजिए? अधिकार दीजिए। नहीं। और दूसरा गांधी ने कहा तटधर नियम तो लाओ ही लाओ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों के आयात पर
विदेशी कपड़ों के आयात पर, विदेशी कपड़ों के आयात पर कर लगाया जाए, विदेशी कपड़ों के आयात पर कर लगाया जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे कि विदेश से जो कपड़ा बन के आ रहा है, विदेश के जो कपड़ा बन करके आ रहा है उस पर टैक्स लगाइए। हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता है वो 100 रुपए का बन रहा है और विदेश से जो कपड़ा बन के आ रहा है उसको 80 रुपए में बेच दे रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, हमारी अपनी कपड़ा नहीं बिकेगी, बिकेगी। आज चाइना का प्रोडक्ट हमारे भारत में कैसे सब जगह पे फैल गया, सस्ता फैल गया ना, फैला हुआ है। हम लोग खरीद रहे हैं, कोई देसी सामान को खरीद रहे हैं 500 रुपए में और चाइना वाला कह रहा है 180 में लेके जाइए, 180 में लेके जाइए कह रहा है ना। तो सरकार को क्या चाहिए बताओ, सरकार को चाहिए कि उस पर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। वो चाइना के कंपनी को कहेंगे कि भाई हमको तुम 40 रुपया टैक्स दो, इस पर 40 रुपया तुम टैक्स दो, तो 80 रुपया का सामान 40 टैक्स कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अब 120 रुपया में तुम हमारे देश में बेचो, कोई लेता है तो ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी अपनी चीजों की जो है आस्तित्व तो बची रहेगी। तो गांधी ने ये भी बहुत बढ़िया मांग रखा ना। उन्होंने क्या बोला कि विदेशी कपड़ों के आयात पर क्या लगाया जाए बताओ, तो विदेशी कपड़ों के आयात पर कर लगाया जाए, है ना। तो इसका मतलब है उन्होंने नौवा कौन सा मांग रखा, उन्होंने यही नौवा मांग में उन्होंने आयात कर की बातें करी थी, आयात कर की, तभी जाकर के वो इस बात को चर्चा किया। उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग 10वां कृषक वर्ग के लिए उन्होंने कहा नमक कानून को क्या किया जाए, नमक कानून को घटाया जाए, हटाया जाए, सीधे के सीधे। ये जो नमक पर तुम कानून लगाए हो, मुख्य रूप से गांधी जी इसी का बात करने चाह रहे थे, मुख्य रूप से यही काम था, है ना। देश में बहुत बड़ा कानून ला दिए गए थे कि नमक पर भी टैक्स लगेगा 8.5% का, कितना 8.5% का कर लगाया जाएगा नमक पर। गांधी ने कहा इसको खत्म करो या तो ना के बराबर करो। केवल एक ही बात गांधी को करना था, लेकिन उन्होंने 11 बात रख दिया। जब मांग ही करना है, जब उसको इल्जाम ही लगाना है किसी पर, तो लंबा लगाओ, है कि नहीं। ये एक दूगो से क्या फायदा है। जब हमको मांग रखना है किसी के सामने, जब हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये बोले कि आप अपने जिला में हो रहे परेशानियों को लिखकर हमारे पास लाइए, तब हम इस पर विचार करेंगे, तब हम सुनेंगे बात को। तो क्या परेशानी केवल एगो रखेंगे, उसमें बहुत सारा परेशानी लिख देंगे ना, और जो मुख्य परेशानियां उसको हाईलाइट कर देंगे। तो गांधी ने नमक कानून को घटाने या हटाने की बात करा, है ना। और 11वां नंबर गांधी का कहना था, 11वां नंबर गांधी का कहना था। ये तो पहला हो गया नमक कानून, और दूसरा क्या है, राजस्व कर को घटाया जाए, है ना, 50%। ये जो दखल खारिज करने के लिए, ये मालगुजारी के लिए, ये जमीनों के लिए जो आप पैसा वसूल रहे हैं आम नागरिकों से, उसको क्या कीजिए, उसको हटाइए। तो राजस्व कर को इन्होंने घटाने की बात करा 50%। तो इसी को हम लोग कहते हैं गांधी का क्या, गांधी का 11 सूत्रीय मांग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताओ, गांधी का 11 सूत्रीय मांग कहते हैं। और ये 11 सूत्रीय मांग गांधी ने 2 तारीख को 2 मार्च 1930 ईस्वी को लिखकर इरविन के पास क्या कर दिए बताओ, तो इरविन के पास पहुंचा दिए। आगे की अगर बात करें, गांधी के इस बात को, गांधी के इस लेटर को भी नहीं मानता है इरविन। गांधी के इस लेटर को भी अनदेखा कर देता है, गांधी के इस लेटर को भी क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। सुनो, गांधी ने एक और प्रयास किया। गांधी ने कहा हो सकता है बड़ी व्यस्त रहा होगा, हमारे लेटर उसके पास गए होंगे, इसी तरह से हजारों लेटर जाते होंगे, शायद नहीं पढ़ पाया होगा। हाँ, तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने 4 मार्च 2 दिन बाद 4 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने खुद जाने का क्या किया, खुद जाने का निर्णय किया कि इस बार जाएंगे और इरविन से मुलाकात करेंगे। इरविन से क्या करेंगे, इरविन से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उसको सामने से पेपर सौंपेंगे, है ना। गांधी की इस बात को सुनकर आपको पता है कि लॉर्ड इरविन अपने स्थान पर नहीं रहेगा, फरार हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है, हम लोग भी अगर कोई अपना मांग को लेकर के बीडीओ को, सीईओ को, कलेक्टर को, प्रिंसिपल को, कोई को भी अगर ले जाकर के सौंपने वाले होते हैं, उस दिन आदमी फरार हो जाता है। तो आप बताइएगा किसको, फिर वो आपको बोलेगा, उसका पीओ, उसका क्लर्क बोलेगा कि कल आइएगा साहब, कल आ जाएंगे। कल जब आप गए 10 बजे आप गए तो वो आएगा 1 बजे, तब तक आप इंतजार करते 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 क्या हो जाइएगा, चल जाइएगा। फिर उसका क्लर्क बोलेगा कि आप परसों आइए, फिर आप परसों जाइएगा, नहीं आप परसों जब आप जाइएगा तो फिर वो जो है आप तो सोचे कि लेट आता है, तो आप गए 1 बजे, नहीं वो 10 बजे आकर के 11 बजे अपना काम निपटा के निकल गया।
है। तो ये लत्तम जुत्तम खाने वाला जो अधिकारी है, जो वर्तमान समय में भी है ना, उस समय तो था ही अंग्रेजी सरकार में, वर्तमान समय में भी ऐसे ही अधिकारी सगरों पड़े हुए हैं। नहीं, अधिकारी तो छोड़िए, प्रधानाध्यापक ऐसे हो गए हैं विद्यालय का, ऐसा बात कर रहे हैं जैसे छात्र को फांसी पर चढ़ा देंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। नहीं, एक शिक्षक को इस तरह की बातें शोभा बिल्कुल नहीं देता है। और हर दिन ये नया नया मामला आते ही रहता है, कहीं के प्रधानाध्यापक टीचर को परेशान कर रहे हैं, नया नया जो शिक्षक आए हैं उसको परेशान कर रहे हैं, समय से आओ समय से जाओ, ई करो वो करो, हम कुछ नहीं करेंगे बस। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। गांधी ने खुद जाने का डिसाइड किया, मुलाकात किया, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। तब गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जो है बहुत दुखित हो गए, है ना। उन्होंने एक कथन, आपको मालूम है कि अब महात्मा गांधी अपना रौद्र रूप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उन्होंने पहले हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया, आपको गांधी की बात पता ही है, हाथ जोड़कर उन्हें अनुनय विनय किया। और जब अगर आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो नीचे चेतावनी रहेगा कि इतना तारीख को शुरू हो रहे हैं, है ना, रोक लेना हमको। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कहा कि हम घुटने टेक कर, क्या बोलो, हम घुटने टेक कर समझते हो ना, माने एकदम घुटना पे बैठकर और हाथ जोड़कर, है ना, घुटने टेक कर अपनी मांग रखा, अपनी मांग रखा। लेकिन बदले में हमें क्या मिला, पत्थर मिला। इसी को कहते हैं, गांधी का ये कथन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आगे भी कभी, है ना, कि ये किसका कथन था। ये किसका कथन था कि हम घुटने टेक कर अपनी मांग रखा, लेकिन हमें बदले में क्या मिला, पत्थर मिला। तो गांधी ने उसी समय में ये बात जो है अपने मन में संकल्प लेता है ना, कि सबसे पहले तो ये नमक कानून को भंग करेंगे, है ना। अभी भी गांधी ने इस बात पर विचार नहीं कर रहा है। गांधी ने कहा कोई ठोस कदम होना चाहिए, है। अगर ऐसा ही आज बोले और आज आंदोलन शुरू कर देंगे तो आदमी ना आएगा जी, तो हम कुछ दिमाग लगाएंगे, पहले नमक कानून को विरोध करेंगे, हाथ जोड़ के अनुनय विनय करके, और उस विरोध में लाखों आदमी शामिल हो जाएगा, और फिर वहां से आंदोलन क्या होंगे, शुरू होंगे। तो अगला जो बात हम आपको समझाने वाले हैं, गांधी ने जो है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी में और पटेल में थोड़ी सी बहस हो गई। पटेल समझते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। गांधी जी कहते थे कि नमक कर का विरोध करेंगे, और पटेल जी कह रहे थे कि राजस्व कर को क्या कीजिए आप, विरोध कीजिए, है ना, राजस्व कर को। और कौन सा, नमक कर पर बात चलने लगा। गांधी ने समझाने का प्रयास किया कि वर्तमान समय में समस्या किसकी है, नमक की। पूरी जनता किस ओर आक्रोशित है, नमक की ओर। आप कहते हैं कि राजस्व की ओर होगा, आपकी बातें मानेंगे ही नहीं हम, क्या होगा, नमक कर पर। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मान जाते हैं कि हाँ सही है। तो गांधी ने क्या शुरू किया, नमक कानून के विरोध करने के लिए, बताओ, गांधी ने नमक कानून को विरोध करने के लिए क्या शुरू किया, तो क्या नाम है उसका, दांडी यात्रा। आपके एग्जाम का एकदम फेमस क्वेश्चन है ये, दांडी यात्रा। इसमें क्या है, ये यात्रा महात्मा गांधी ने 12 तारीख को शुरू किया। कितने तारीख को, डेट याद कर लो जल्दी से, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने ये दांडी यात्रा क्या किया, ये दांडी यात्रा दांडी नामक स्थान से शुरू किया, सॉरी साबरमती आश्रम से क्या किया, बोलो, साबरमती आश्रम से क्या किया, शुरू किया। जाना कहां है गांधी को, जाना कहां है, दांडी। ये गुजरात में ही समुद्र के किनारे, है ना, एक गांव है, नवसारी जिला में पड़ता है ये गुजरात के। कौन सा, नवसारी जिला, याद कर लो, नवसारी जिला में ये गांव पड़ता है दांडी, है ना। और महात्मा गांधी ये यात्रा 12 मार्च 1960 को पैदल यात्रा शुरू करते हैं, 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू होता है। और ये जो है 241 मील की यात्रा, लगभग 385 किलोमीटर का यात्रा गांधी पैदल करते हैं। कितना, 385 किलोमीटर, लगभग 241 मील की यात्रा 78 लोगों के साथ गांधी ने क्या किया, शुरू किया। इसमें से एक व्यक्ति, इस 78 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हमारे बिहार के भी होते हैं, एक व्यक्ति हमारे कहां के होते हैं, बिहार के भी होते हैं। इसको कारो गांधी के नाम से, है ना, फेमस में जो है, फेमस थे ये बिहार में,
तो ये भी बिहार का भी एक आदमी इसमें क्या हुआ था, शामिल हुआ था। दांडी पहुंचते पहुंचते गांधी के पीछे लाखों लोग क्या हो गए बताओ, लाखों लोग शामिल हो गए। जिस गली से, जिस रास्ते से, जिस गांव से निकल रहे हैं, जिसको पता चल रहा है कि गांधी जी जा रहे हैं नमक कानून के विरोध में, तो हम क्यों बैठेंगे, चलो भाई हम भी चलते हैं, पूरा परिवार लेकर निकलेंगे। हैं, बाप निकल रहा है अपन बेटा लेकर के 3-4 गो, पहले के जमाना में तो होवे करेगा ना 4 गो 5 गो लहर जहर लेके निकला गांधी के पीछे। और ये 78 आदमी बदल गया कितने व्यक्ति में, लाखों व्यक्ति में। और 5 तारीख को लो, डेट याद करो दम जल्दी से, कितना, 5 अप्रैल 1930 को गांधी रात में पहुंचे दांडी, नौसारी जिला, है ना। और नौसारी जिला जब गांधी पहुंचते हैं तो आपको पता है, आपको पहले भी बताए थे कि एक मुसलमान के घर में रुकते हैं, है ना, सैफी बिल्ला के घर में रुकते हैं गांधी, कायला पता है ना आपको। हाँ, हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत करने के लिए गांधी ने वहां रुका। सैफी बिल्ला बड़ा, है ना, प्यार से गांधी को स्वागत करता अपने घर में, रात भर रहता है। और अगले 6 तारीख 1930 ईस्वी को गांधी ने क्या किया, तो नमक बनाकर नमक का इस्तेमाल किया और इसका विद्रोह किया। और अंग्रेजी सरकार को कहता है कि रोक लो हमको। नमक बनाया, नमक खाया, लोगों को खिलाया, और वहीं से आह्वान करते हैं गांधी, वहीं से आह्वान करते हैं कि जो व्यक्ति जहां हो वहीं से क्या करो, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करो, है ना। गांधी वहीं से आह्वान करते हैं कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जहां हैं आप वहीं से आप इस विरोध का जो है ना, इस विरोध में भाग लीजिए। गांधी ने कहा कि आपको करना क्या क्या है ना, तो गांधी ने कहा कि बस प्यार से लो, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। पता है ना आपको कितने तारीख से, डेट बताओ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। गांधी ने कई बात रखा, गांधी ने कहा कि आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको सविनय अवज्ञा करना है। लो, इसका मतलब समझ आ रहे हैं, इस नियम का मतलब, इस कानून का या इस आंदोलन का मतलब क्या है। सविनय अवज्ञा का मतलब है हाथ जोड़ के आपके आज्ञा का पालन, हाथों जोड़ेंगे और आपका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे, आज्ञा नहीं बल्कि अवज्ञा करेंगे। आपका विरोध करेंगे, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, आपके नौकरियों को रिजाइन करेंगे, है ना, आपके उपाधियों को लौटा देंगे, जो आपने उपाधि दे रखा है इस सब को क्या करेंगे हम लोग, लौटा देंगे। नौकरी में त्याग पत्र दे देंगे, वकील वकालत करने नहीं जाएगा, शिक्षक पढ़ाई करने के लिए, स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों काम करने के लिए नहीं जाएंगे। और गांधी ने साथ ही साथ स्वदेशी चीजों का क्या किया, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा भी दिया। हम लोग अपने देश की चीजों को बढ़ाएंगे और तुम्हारी चीजों को क्या करेंगे, विरोध करेंगे, है ना। आपको याद हो कि सुभाष चंद्र बोस गांधी के इस यात्रा को नेपोलियन की यात्रा बताते हैं, है ना। नेपोलियन भी फ्रांस में यात्रा किया था, इसी यात्रा से जोड़ दिए, है ना। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि गांधी का यह यात्रा सफल यात्रा है और भारत को आजाद करने में मदद मिलेगा। गांधी ने इसको क्या, सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को क्या कह दिया, नेपोलियन की यात्रा, फ्रांस के नेपोलियन की यात्रा। और मुसेलिन ने रोम में भी यात्रा किया था, इटली का राजधानी रोम में यात्रा किया था। कौन, मुसेलिन, नाम याद है ना आपको, मुसेलिन नाम का व्यक्ति है जो रोम में ये यात्रा करता है। तो सुभाष चंद्र 2 बात गांधी के लिए कहते हैं, इस यात्रा में या इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहती है, उन्होंने बानर सेना का निर्माण किया। कौन सा, बानर सेना का निर्माण किया, है ना। ये इंदिरा गांधी के द्वारा जो गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहायता करेगा। महिलाओं के लिए उन्होंने मंजरी सेना का स्थापना किया। ये 2 सेना का स्थापना किसने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। गांधी को सहायता करने के लिए कौन कौन सेना, बानर सेना और मंजरी सेना, कौन, इंदिरा गांधी ने, है ना। और इस तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे की ओर बढ़ा, चीजों को विरोध करते हुए आगे बढ़ा। तो अब आपको अगली कक्षा में बताएंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। अभी तो हम लोग जाने की सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कारण क्या है, अगली कक्षा में बताएंगे कि परिणाम क्या हुआ, महत्व क्या रहे इसका, ठीक है ना।